बेटा इस बार जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है ना, वो सेम उसी पैटर्न पे होने वाला है जो पिछली बार हुआ था। इसलिए मैं ये लास्ट टाइम का पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस बार रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए। पेपर 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का होने वाला है। 3 पार्ट्स में पेपर बटा हुआ होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो लिखा गया है ABC 3 पार्ट होंगे, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। पहले पार्ट में 1 से लेकर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से में 12 पार्ट होंगे, जो इस तरीके से आपको दिए होंगे 12 पार्ट, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन B, खंड 2 से 11 तक के सवाल। इस 2 से 11 तक के सवाल में आपके 2 नंबर और 3 नंबर के सवाल होंगे। फिर आएगा सेक्शन C, जिसमें 12 से 15 तक के सवाल होंगे, जो सभी 6-6 नंबर के होंगे। मुख्य रूप से मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर में आपको मिलने वाले हैं ट्रू फॉल्स सवाल। इसके बाद आपको मैचिंग करने को भी मिलेगा। मैचिंग के करने के बाद फिलअप्स भी मिलेंगे। फिलअप्स करने के बाद आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद आपको 2 या 3 लाइनों में आंसर करने वाले सवाल मिलेंगे। तो ये आपकी मेन टाइप है जो आपको समझनी है और तैयार करनी है, ये वाली, ठीक है। मैं आपको हर क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अपने दोस्तों में शेयर करिए इन वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप घबराइएगा नहीं, मैं हर चीज़ को पढ़ के अच्छे से आंसर दूंगा समझाते के साथ। सेक्शन A का पहला सवाल है 3 डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू लाइकेन। भाई लाइकेन को बनाने के लिए 3 भिन्न जीवों का योगदान चाहिए। भाई आपको तो पता ही है कि लाइकेन को बनाने के लिए सिर्फ 2 ही जीव लगते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वी यूज सिंबल्स टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। भाई सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए। विद्युत परिपथ को बनाने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट है हमारी सही, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। कहा गया है कि VH चाल यानी एक कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज चल रही है तो उसकी जो दूरी समय ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा होगा। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि वो सरल रेखा ही बनती है, कुछ इस तरीके की रेखा बनती है। ये आपका ग्राफ है तो ऐसे रेखा बनती है। चौथा है यूज वीकेंड बैटरी शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ केयरफुली। भाई जो बैटरी आपकी कमजोर हो जाती है यानी उसमें केमिकल रसायन खत्म हो जाते हैं, तो उसको हमें अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए, कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें विषैली चीज़ें निकल सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है पहली, बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी है सही। 5वां पूछा गया है प्लांट्स लाइक अमरबेल कीप द होस्ट प्लांट्स डिराइव फ्रॉम। अमरबेल जैसे पौधे परपोषी पौधों को डैश से वंचित रखते हैं। भाई किस चीज से वंचित रखते हैं परपोषी पौधे? भाई अमरबेल जो है वो उस पौधे को न्यूट्रिएंट से वंचित रखता है, पोषक तत्व खुद ही ले लेता है, उसको नहीं देता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज। किसी लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में ये जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, समय अवधि। इसके बाद है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लीव्स बाय। भाई जल तथा खनिजों को पत्तियों तक कौन लेकर जाता है, किस तरीके से जाते हैं? आंसर है वेसल्स। इनमें वेसल्स होती हैं जो पोषक तत्व आदान प्रदान करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। इसके बाद है इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव डैश विच इज नॉट डिजायरेबल। विद्युत बल्ब डैश भी देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो भाई विद्युत बल्ब एक तो रोशनी देता है और दूसरा हमें हीट देता है। तो हमें जो है वो रोशनी की जरूरत है, हीट की जरूरत नहीं है। वहां पूछा गया था किसकी जरूरत नहीं है? हीट की जरूरत नहीं है। 9th में पूछा गया है स्पीड को डिफाइन करिए या फिर यूनिट लिखिए स्पीड की। चाल को परिभाषित कीजिए या चाल का मूल मात्रक लिखिए। तो पहले चाल को परिभाषित किया है मैंने, लिखा है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी, या फिर उसकी यूनिट, ये जो दूरी है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड।
तो मीटर पर सेकंड मैंने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है, ऐसे आप लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है हमारा 10वां, सम लीव्स डू नॉट अपीयर ग्रीन, डू दे हैव क्लोरोफिल। भाई कुछ पत्ते हरे नहीं दिखाई देते, क्या उनमें क्लोरोफिल होता है? जी हाँ, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, भले वो हरे नहीं दिखाई देते। इसमें एक और सवाल पूछा गया है, कीट भक्षी पौधों के 2 उदाहरण लिखिए। तो कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवरस प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं पिचर प्लांट, सनड्यू या वीनस फ्लाई ट्रैप। इनमें से आप कोई भी 2 लिख दीजिए। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप ज़्यादा आसान है लिखने में। भाई कौन सी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें एक लोहे की छड़ को चुंबक में बदलने के लिए, लोहे की कील को चुंबक में बदलने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी और इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिससे हम ऐसा कर सकें। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपको आंसर मिल गए। अब बात करते हैं एमसीबी का उपयोग लिखिए। सुना होगा आपने, घरों में एमसीबी लगाइए, एमसीबी आपको इलेक्ट्रिक शॉक से या ओवरलोडिंग से बचाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है एमसीबी का। तो एमसीबी क्या करता है? सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है आपके घर में यूज़ होने के लिए। भाई सिंपल पेंडुलम में एक मेटेलिक बॉल होती है, तो ऐसे करके एक बॉल लटकी होती है। इस बॉल को हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। इस बॉल को हम बॉब कहते हैं। और में पूछा गया है, राइट टू लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम की 2 बड़ी यूनिट्स का नाम बताइए। 2 बड़ी यूनिट्स हैं। सबसे छोटी जो यूनिट है वो है हमारी मीटर पर सेकंड या मिलीमीटर पर सेकंड, बट उससे बड़ी जाएंगे तो डे में भी नाप सकते हैं किसी चीज़ को, महीने में नाप सकते हैं और वर्ष में भी नापा जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। 2 पूछे गए हैं तो आप 2 लिख सकते हैं। हमें 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड के लिस्ट बनानी है। यहाँ 4 मेन कंपोनेंट्स से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स। वसा, प्रोटीन, विटामिन के साथ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन? भाई प्रोटीन के अंदर हमारा जो होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक प्रोटीन में 4 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन आपको राइजोबियम यानी दलहनी पौधों से मिलता है। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। वंस अ रूम हीटर इज स्विच ऑन, व्हाट चेंजेस अकर इन इट्स एलिमेंट? जब रूम हीटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसके एलिमेंट में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट उसके वायर में पास होता है और वह पहले रेड होता है और बाद में हीट देना चालू कर देता है। इसके और पार्ट में पूछा गया है, स्टेट 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के 2 प्रभाव बताइए। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव ये हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हीट निकाल के देती है हमें। जैसे अभी इलेक्ट्रिक हीटर में देखा आपने, विद्युत धारा से हम मैग्नेट भी बना सकते हैं। जो स्कूल की घंटी बजती ना ट्रर, ये मैग्नेट बनने के कारण से होता है। तो ये 2 प्रभाव हैं जो यहाँ पर लिख दिए मैंने। इसके बाद है असमान गति के संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली डिस्क्राइब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 नंबर के सवाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये आंसर लिख दिया है। इसके बाद है आपका फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन ओनली ऑन अर्थ, एक्सप्लेन। प्रकाश संश्लेषण केवल पृथ्वी पर ही हो सकता है, व्याख्या कीजिए। भाई फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत है। तो यार ये सारी चीजें ना अर्थ पे ही अवेलेबल है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण धरती पे ही हो सकता है। द निडल ऑफ कंपास जनरली पॉइंट्स इन विच डायरेक्शन। भाई आपने चुंबकीय सुई को देखा होगा जिससे दिशाओं का संकेत मिलता है, वह किस दिशा को दर्शाती है? वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है। ये निडल है, ऐसे करके निडल होती है ना, उसकी निडल ऐसे रेड वाली होती है और एक तरफ छोटी होती है। तो जो रेड वाली होती है ना, ये हमेशा नॉर्थ को दिखाती है और दूसरी तरफ साउथ को दिखाती है। तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा वो निडल रुकी रहती है। इसके बाद है टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस सिंपल पेंडुलम टेक 38 सेकेंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड? हमें एक 20 दोलन पूरे करने के लिए एक लोलक ने 38 सेकंड लिए, हमें उसके टाइम ड्यूरेशन यानी आवर्त काल को निकालना है। तो भाई आवर्त काल को निकालने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले टाइम पीरियड को निकालने का मतलब क्या हुआ? 38
बार वो चक्कर लगाया और 20 सेकंड में लगाया, तो एक चक्कर निकालना है हमें, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 19, सिंप्लीफाई करने के बाद 1.9 सेकंड, यानी एक चक्कर लगाने में उसको 1.9 सेकंड लग रहे हैं। इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा ये हमने निकाला है इससे। बेटा बैक्टीरिया राइजोबियम का एक रिलेशन होता है लेजुमिनस प्लांट से, इसको हमें व्याख्या करनी है, बतानी है। रेजिमिनस प्लांट को फलीदार पौधे भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने आंसर, राइजोबियम एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो पौधों को देता है, और पौधे इसके एवज में उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद और में सवाल दे रखा है, एक्सप्लेन वाई ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सभी जंतुओं को हम विषमपोषी कहते हैं जबकि पौधों को स्वपोषी कहते हैं। समझाइए। भाई पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बाकी जो एनिमल्स हैं वो पौधों की तरह अपना भोजन नहीं बना पाते, इन्हें हम परपोषी यानी पौधों पे आश्रित रहने वाला बोलते हैं, इसलिए हम उनको परपोषी, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ नाम देते हैं। भाई आपकी कक्षा में ना एक चर्चा चल रही थी, उसमें एक विद्यार्थी कहता है कि भाई फ्यूज वायर में हम नॉर्मल वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप बताइए कि ये नॉर्मल वायर क्या इस्तेमाल करी जा सकती है फ्यूज वायर में? जो फ्यूज होता है उसमें एक बहुत पतली वायर होती है, तो उस पतली वायर की जगह नॉर्मल वायर इस्तेमाल कर लें, ये पूछा गया है आपसे। तो पहली बात तो आप डिसएग्री कर जाओगे, असहमत हो जाओगे इस बात से। आप ये कहोगे कि भाई जो करंट फ्लो हो रहा है वो नॉर्मल वायर में होता ही रहेगा, जबकि फ्यूज वायर में जब लोड बढ़ेगा तो वह मेल्ट हो जाएगी यानी कट हो जाएगी। तो ये बता देगा कि इस सर्किट में जरूरत से ज़्यादा करंट जा रहा है, इस कारण से हम नॉर्मल वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्यूज वायर में। इसके बाद कहा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आपके स्कूल में जो घंटी बज रही है वो किस तरीके से काम करती है आपको बताना है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। मैग्नेट की तरफ बिहेव करने के बाद उसके ऊपर जो घंटी लगी है, जो गोंग लगा है ना कुछ इस तरीके का, आप देखिएगा बाहर निकल के अपने बैल को, वो एक कटोरी के ऊपर स्ट्राइक करता है तो बैल बज जाती है। जब करंट ऑफ होता है तो स्ट्राइक पीछे चली जाती है और अपनी पोजीशन में आकर रुक जाता है, तो ये पूरा एक चक्कर लग जाता है हमारी बैल का। हिंदी मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर लिखी हैं। एक ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर रही है 1 किलोमीटर 25 सेकंड में, तो उसकी स्पीड निकालनी है। भाई 1 किलोमीटर 25 सेकंड में, तो 1 किलोमीटर 25 सेकंड में कैसे निकालेंगे? बात यह है कि 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम इसको क्रॉस करेंगे ना, जब 1000 को 25 से भाग करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा, तो ये आ जाएगा 5 4 जा, तो 40 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला जब हम लिखते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हमें ऐसे बॉक्स में जरूर लिखना है ताकि टीचर हमें इसे देखकर नंबर दे दे। अब बात करते हैं 11वें सवाल की। एक बार की बात है कि बारिश के समय पे मेरी मदर ब्रेड के खुले पैकेट बाहर से अंदर लाना भूल गई। कुछ दिन के बाद उसमें से कुछ ऐसी स्मेल आने लग गई, फाउल सी स्मेल आने लग गई, उसका कलर येलोइश ग्रीन हो गया। तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है इसके होने का? तो ऐसा है, हवा में नमी होने के कारण से इसके ऊपर फंगस आ गए, वो बड़े हुए और इसको खाने के बाद इसको रंग भी बदल दिया और इसमें से स्मेल भी आने लग गई, तो फफूंद लग गई, इस ब्रेड के ऊपर ऐसे फफूंद लग गई। ठीक है, तो इस कारण से ये हमें गंदी सी स्मेल दे रहा है। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी पे, जिसमें पहला सवाल है मैचिंग। तो चलिए करते हैं स्विच ऑन। स्विच ऑन में क्या होगा? स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर पहला। इसके बाद जनित्र यानी जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जनित्र यानी जनरेटर इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, आंसर है इसका डी। इसके बाद है CFL। CFL क्या है? एक बल्ब है, एक तरह की लाइट है, तो इसका आंसर मैं लिख दूंगा ए, प्रकाश। ओके। इसके बाद है नाइक्रोम। नाइक्रोम कहाँ होता है? नाइक्रोम इस वायर में होता है। ठीक है,
नाइक्रोम क्या है, एक वायर है, तो इसका आ गया तार। इसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट कहाँ पे होता है, एलिमेंट आपने देखा है, तो एलिमेंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, फिफ्थ का एफ। ठीक है, अब बच गया शॉर्ट सर्किट। भाई शॉर्ट सर्किट होने का मेन कारण ये है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, करंट जरूरत से ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो आग लग जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं और भी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। 13th क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर जो आपके सवाल शुरू हो रहे हैं ना बेटा, ये 2-2 नंबर के 3 MCQ बेस्ड सवाल हैं। पहले ये पैराग्राफ हमें पढ़ना होता है, फिर उसके बाद उत्तर देना होता है। तो पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या बात हो रही है। तो मैं दोनों को एक बार ही समझाता हूँ। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो ह्यूमन लाइफ या किसी भी लाइफ के आधार होते हैं। प्लांट्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। जैसे इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे भोजन बनाना, वह तो सब में सेम ही होता है, बट ये अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हमें देते हैं। जैसे स्कूल प्लांट यानी गार्डन में आपने अलग देखे होंगे, चिल्ड्रन पार्क में आपने अलग देखे होंगे, माउंटेन्स पे रीजन पे, हिली एरिया पे आपने अलग प्लांट देखे होंगे। मुख्य रूप से ये भोजन ही तैयार करते हैं, बट होते अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग जगह पे। तो आइए अब सवालों को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है। वीड बेनिफिट फार्मर, भाई खरपतवार जो है वो किसान को फायदा पहुंचाते हैं, स्टेटमेंट ये वाली गलत है। वीड्स आर नॉट ग्रोन बाय फार्मर्स, वीड्स जो है वो फार्मर्स ग्रो नहीं करते, तो बिल्कुल नहीं करते, ये तो अपने आप ग्रो हो जाती हैं। ठीक है, इन अ फील्ड्स वीड हेल्प द मेन क्रॉप, भाई मेन क्रॉप से तो वो कंपटीशन करते हैं, उनका खाना खा जाते हैं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। हमें सही वाली स्टेटमेंट को चुनना है, सत्य को चुनना है। फार्मर्स नीड नॉट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम फील्ड, भाई फार्मर्स को खरपतवार हटाने की जरूरत नहीं होती। अगर वह खरपतवार नहीं हटाएगा तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो इसका सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही सही लग रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, केवल एक। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बेटा इसका मतलब ये होता है कि आपको गलत वाले को छांटना है। ठीक है, इन 4 में से कोई एक गलत है, बाकी 3 सही है, तो एक गलत है, उसको हमें छांटना है। तो वाटर रीच लीव्स थ्रू स्टेम, ये स्टेटमेंट सही है, पानी तने के मार्ग से पत्तियों तक पहुंचता है। मिडरिव इज सीन इन लीव्स एंड स्टेम, भाई मिडरिव यानी जो पत्ती के बीच में जो एक रिब होती है ना, वो पत्तों में भी दिखती है और स्टेम में भी दिखती है। भाई पत्तों में तो दिखती है, स्टेम में नहीं दिखती, तो ये स्टेटमेंट हमारी है गलत। हो सकता है ये आंसर हो। मिडरिव कैन बी सीन इन लीव्स, ये सही है। मिडरिव यानी मध्य सिरा दिखती है, बिल्कुल सही है। प्लांट सिंथेसाइज फूड, प्लांट्स भोजन बनाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी 3 सही है, जो गलत है उसे हमें छांटना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, भाई किस प्लांट का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कुछ इस तरीके का वेनेशन पत्तियों में देखने को मिलता है, धारियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, जाली रूपी सिरा विन्यास देखने में मिलता है किस प्लांट में, आंसर होगा हमारा ग्रास, घासों में ऐसा देखने को मिलता है। 13th क्वेश्चन में लास्ट में एक और भी दे रखा है, यानी हमें इन 4 में से कोई 3 ही करने थे। आखिर में क्या है, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव प्लांट्स पैरेलल वेनेशन। अब यहाँ पूछा क्या है, पैरेलल यानी एक लीफ है, एक लीफ है, तो इसमें ना ऐसे सीधी सीधी लाइनें हैं, सीधी सीधी सिराएं हैं, समांतर सिराएं हैं, तो ऐसा किस में है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता यानी पपाया, तो इसका हो जाएगा 13th का ए आंसर। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, घबराएंगे, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। कहा गया है कि आप एक बार अपनी खिड़की से बाहर देखिए, क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे प्लेग्राउंड, ट्री, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, और ये एक बहुत अच्छा व्यू होगा। आप ये देखेंगे कि डिफरेंट ट्री और बर्ड्स आपको दिखेंगे। कुछ पौधे सॉइल में लगे हैं, कुछ गमलों में लगे हैं, फ्लावर पॉट में, कुछ प्रिंसिपल ऑफिस के आगे दिखेंगे। इनमें क्या कॉमन है और क्या अलग है, इसका ध्यान में रखते हुए आपको इन सवालों के उत्तर देने हैं। बेटा ये जो पैराग्राफ दिया गया है ना, इस पैराग्राफ से डायरेक्टली आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट जो थीम है, कॉन्सेप्ट है, वो एक ही होता है। इसलिए आपने पढ़ लिया,
अब हम सवाल को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, भाई इनमें से कौन सा सजीव प्राणियों का लक्षण है। भाई सजीव प्राणियों का कौन कौन सा लक्षण है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सांस लेना बिल्कुल है, प्रजनन करना बिल्कुल है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन ये भी है, एडेप्टेशन भी है, अनुकूलन भी है। इसका मतलब ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा डी। हमें इसमें से आंसर नहीं लगाना है, ऑप्शन हमारे यहाँ दे रखे हैं। तो कई बच्चे यहाँ ऑप्शन लगा देते हैं, ये गलत है। जो बच्चा इस वीडियो को आखिरी तक देख रहा है उसको फायदा भी पहुंच रहा है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में वैल्यू देंगी, आपको समझ में आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट, इनमें से कौन सा सही है पौधे में श्वसन के लिए। सही को चुनना है हमें। तो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा रेस्पिरेशन ना हर समय होता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना। अगर आप सांस ले रहे हैं तो दिन रात लगातार ले रहे हैं। ऐसे पौधे भी दिन रात सांस लगातार लेते हैं, वो ब्रेक नहीं करते। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात दोनों समय पे ऐसा वो करते हैं। अब चलते हैं और आगे तीसरे पार्ट के ऊपर। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो कभी करेक्ट लिखता है कभी इनकरेक्ट लिखता है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। अब इनमें से कोई एक गलत है, उसे हमें छांटना है। तो यहाँ पर जो है देखो बात हो रही है उत्सर्जन की। उत्सर्जन के हिसाब से जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। कह रहा है कि ये इस प्रोसेस के द्वारा सिर्फ पानी को बाहर निकाला जाता है, जो एक्सेस पानी है उसको ही बाहर निकाला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी विषैली चीजें हो जाती हैं उनको भी बाहर निकाला जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत को छांटना था। आंसर इसका हो जाएगा सी। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा प्रजनन से वाकिफ नहीं रखता। तो यहाँ देखेंगे अ न्यू लीफ कमिंग आउट फ्रॉम ट्री ब्रांच। भाई ट्री ब्रांच से अगर कोई पत्ती निकलती है तो उसको हम प्रजनन नहीं कहते। तो हमें नहीं को छांटना था, यानी ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी सही। बाकी देखो और डॉग पपी को देता है, सीड से नया प्लांट आता है, चिक मतलब जो अंडे हैं वो चूजे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सी तीनों सही हैं, ऊपर वाला एक गलत है जो हमने छांट लिया है। अब चलते हैं इस पेपर के आखिरी सवाल के ऊपर। बहुत थक गए होंगे लेकिन थकना नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना है और दोस्तों को शेयर भी करना है कि मैं यहाँ से अच्छे से पढ़ रहा हूँ। 19th सेंचुरी में कार्ल ब्लेज ने 4 व्हील जोड़कर एक कार बनाई जो उसको रोड पे आसानी से लेके जा सकते हैं। अब जो है ये कार, रोड्स, पार्किंग, ये सब में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। आज के समय में आप देखते हैं कि कार एक सिटी से दूसरे सिटी में कुछ ही घंटों में पहुंच जाती है। अब है आपका सवाल, 2 कार ए और बी एक समय पर चलना चालू करती हैं अंबाला से 9 बजे। वह दिल्ली सेम समय पे ही पहुंचती हैं। एक की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर। और अंबाला से दिल्ली की जो दूरी है या दिल्ली से अंबाला की जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार एंड कार बी। तो कार ए और कार बी में कितना रेशियो है टाइम का। तो टाइम का रेशियो देखें तो ये 200 किलोमीटर चली है 80 के स्पीड पे, ये 200 किलोमीटर चली है 100 के स्पीड पे। तो टाइम कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहली बात है टाइम को निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखूँ जरा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार यहाँ निकालता हूँ इस वाली कार का। तो डिस्टेंस है 200 और ये है हमारा 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2 आ गया इसका, पहली वाली कार का। दूसरी वाली कार का यहाँ करते हैं t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 200 और स्पीड यहाँ पे हो गई अब 100। तो ये हो गया आपका 2 0 कट गए, ये आ गया 2। हमें रेशो निकालना है। तो पहले वाले और दूसरे वाले का रेशो हमें निकालना है। रेशो कैसे निकालेंगे, ये पहले का टाइम था, ये दूसरे वाले का टाइम था। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेशो, ऐसे निकलेगा रेशो T1 बाय T2। T1 कितना है 5/2 और T2 कितना है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/4। 5/4 को हम यहाँ देखेंगे तो यह कहीं पे दिख नहीं रहा है, बट हम इसको एक बार काट लें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.5।
तो आ जाएगा 2.52। तो 2.52 यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जो बच्चे पहले ही देख के भाग गए उनको ये आखिरी तक सवाल नहीं आया और एग्जाम में वो फिर मुंह ताकते रहेंगे एक दूसरे का इसे हल करने के लिए। 15 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए, एट व्हाट टाइम कारबी रीच पानीपत विच इज हाफ वे बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली। कारबी हाफ किलोमीटर यानी 200 की जगह आधे किलोमीटर चल रही है, यानी 100 किलोमीटर चल रही है कारबी, तो वह कितने देर में पहुंचेगी। तो उसने चलना चालू किया था 9 बजे, तो बेटा देखो 200 किलोमीटर चलना था तो उसे लग रहे थे 100 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे लग रहे थे। अब चलना है उसे हाफ वे यानी 100 किलोमीटर चलना है, तो जब 200 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लग रहे थे तो 100 किलोमीटर के लिए उसे 1 घंटा लगेगा। 9 बजे उसने चलना चालू किया था तो वो 10 बजे पहुंच जाएगी हाफ वे में। ये तो आसान सवाल था, कंपेयर करना था थोड़ा सा ऊपर से नीचे ध्यान से। द गैप बिटवीन 2 कार्स टू रीच पानीपत। भाई पानीपत पहुंचते समय उन कारों के बीच में कितना गैप होगा। भाई एक कार तो पहुंचेगी 10 बजे, ठीक है, ये कार बी जो है वो पहुंचेगी 10 बजे। कार ए 80 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, उसे चलना है 100 किलोमीटर क्योंकि पानीपत बीच में है, तो 80 के हिसाब से अगर वो चलेगी तो ये पहुंच जाएगी आपका 2 4 जा 8 2 5 जा 10 5/4। 5/4 मतलब अगर हम इसे मिनट्स में चेंज करें तो हमें 60 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 का 2, यहाँ पे हो जाएगा 30, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 × 5 = 75, यानी 75 मिनट इसको लगेंगे और 1 घंटा इसको लगा था। तो कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है, ये 60 मिनट है और ये 75 मिनट है, तो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 15 मिनट में आप दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 मिनट आएगा। एक 1 घंटे में पहुंच रही है और एक 75 मिनट यानी 1 घंटे 15 मिनट में पहुंच रही है। यह है आपका आखिरी सवाल। कहा गया है कि कार ए जब दिल्ली पहुंची तो 3200 किलोमीटर उसकी रीडिंग थी। तो 3200 किलोमीटर उसकी रीडिंग थी, मतलब उसके जो ओडोमीटर की रीडिंग थी उसमें 3200 किलोमीटर था। पूछा गया है कि जब वह पानीपत पहुंची थी तो कितना था। तो पानीपत आपको पता है कि 100 किलोमीटर पीछे था दिल्ली से, तो इससे 100 किलोमीटर पीछे क्या रीडिंग होगी वो हम ऐसे निकालेंगे घटाकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3100 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ये हमने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जो आपको 2.5 घंटे में करना होता है। मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने टीचर्स को बताइए कि मैंने यहाँ से ये प्रश्न तैयार कर लिए हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।